तो हम लोग KCL KVL के न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हमें एक क्यूब दिया हुआ है। ये क्यूब की हर एक साइड एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर 12 साइड्स हो गई हैं एंड क्वेश्चन के मुताबिक हर साइड की रेजिस्टेंस सेम है। ईच साइड इज ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm. Each side is of resistance 1 ohm and we have to calculate equivalent resistance of this combination across two diagonals of this cube, two diagonal points of this cube. तो यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ वैल्यू 1 ohm. तो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है। मुझे इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे कोई बैटरी जोड़नी है तो मैं बैटरी को यहाँ पर जोड़ूंगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी ऑफ पोटेंशियल V। आई रिपीट, सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 ohm है एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं? डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ दिस क्यूब। अब अगर हम इस क्वेश्चन को जैसे अभी तक KCL KVL के क्वेश्चंस करते आए हैं तो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आप यहाँ से करंट डिवाइड करने की कोशिश करते हो तो आप खुद एक बार रफ कॉपी पे ट्राई करना, तो यहाँ पर बहुत सारे अननोन्स बन जाएंगे। करंट I1 I2 I3 फिर I4 I5 I6 ऐसे करके 7-8 अननोन्स बन जाएंगे। इतने अननोन्स और इतनी इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में कैसे रेजिस्टेंसेस सिमेट्रिकल है, कैसे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इस पाथ से देखूँ 1 2 3, यहाँ से चल के यहाँ तक B पॉइंट तक, A पॉइंट से चल के B पॉइंट तक जाने में 3 रेजिस्टेंसेस आती हैं। फिर से इधर से चेक करते हैं 1 2 3, इधर से चेक करते हैं 1 2 3, इधर से चेक करते हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं 1 2 3। हर एक केस में सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आ रही हैं फ्रॉम A to B। मीन्स दिस सर्किट इज हाईली सिमेट्रिकल। हर ब्रांच में सिमेट्रिकल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। व्हाट डज इट मीन? ये ध्यान से देखना बेटा। पहली बार हो सकता है कि ये कंसेप्ट पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो, 2-3 बार इसको सुनना समझना, धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से करंट मैं मानता हूँ 6I आया। करंट यहाँ पर बराबर के हिस्सों में बंटेगा। यहाँ पर इस A जंक्शन पे सिमेट्री है, ठीक है। सर्किट पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, इसलिए करंट भी सेम अमाउंट में डिवाइड होगा। इस तरफ भी करंट 2I जाएगा, इधर भी करंट 2I जाएगा और यहाँ पर भी करंट 2I ही जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ से इस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर भी करंट 2 हिस्सों में बंटेगा। यहाँ पर भी इस पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के 2 ही रास्ते हैं, 1 2 1 2। तो हर एक ब्रांच में यहाँ से जो करंट गया, हर एक ब्रांच में इक्वल अमाउंट में करंट डिवाइड होगा। यहाँ पर सेम इस पॉइंट पे आ जाओ, I का 2I में से I करंट इधर जाएगा, I करंट इधर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस ब्रांच में आ जाओ, यहाँ पर 2I करंट आया, ये करंट 2 हिस्सों में बराबर की अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा I। इज दैट क्लियर? अब इस पॉइंट पे आओ, यहाँ पर करंट I इधर से आया, करंट I इधर से आया। अब ये कंबाइन होके 2I हो जाएगा। आपको एक बार वीडियो सुनने के बाद खुद से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये नहीं आया तो क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इधर से करंट I आया, इधर से करंट I आया, ये कंबाइन होके कितना हो गया? 2I। यहाँ से करंट I आया, इधर से करंट I आया, ये कंबाइन होके हो गया 2I। 2I इधर से, 2I इधर से, 2I इधर से कंबाइन करके हमारे पास करंट हो गया 6I। 6I करंट बैटरी से बाहर आया था, 6I करंट बैटरी के अंदर चला गया।
ओके। अब देखो इस सर्किट में इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फ़ायदा हुआ, सिर्फ एक ही अननोन है आई। अगर हम प्रॉपर लगाते तो हमारे पास 8 अननोन्स हो जाते भाई साहब, यकीन मानो धुआं निकल जाता कैलकुलेशन में। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस प्रोसीजर। इसको करने का एक और मेथड होता है, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सर्किट सिमेट्रिकल है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि करंट किस तरह से डिवाइड होना है, उसके बिना हम वो सेकंड मेथड भी नहीं कर पाएंगे। इज दैट ओके? अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहले तो सिमेट्री चेक करने के लिए हर एक साइड की रेजिस्टेंस सेम होनी ही चाहिए, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सेकंड पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हो कि एक एंड से दूसरे एंड तक, ए से बी तक जाते हुए छोटे से छोटे पाथ में जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है उनकी गिनती भी सेम होनी चाहिए। छोटे से छोटे पाथ के थ्रू ए से बी तक जाते हुए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस की गिनती भी सेम होनी चाहिए, तभी हम इस तरह से सिमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिटेल डिस्कशन आगे भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें भी समझेंगे। ठीक है, इसमें ये हाईली सिमेट्रिकल सर्किट था तो इसमें पूरी तरह से समझ नहीं आती, इसमें तो लगता है ठीक ही है। ओके, अब हम लोग सिर्फ एक ही ब्रांच में KVL अप्लाई करेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पिछले एक न्यूमेरिकल में कहा था कि जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो हमें वो ब्रांच लेनी चाहिए जिसमें बैटरी है, वो ब्रांच पक्का से लेनी है। तो मैं ये बाहर वाली ब्रांच, इस तरह वाली ये ब्रांच लूँगा। आपको समझ आ गया? मैं पॉइंट्स को लेबल कर देता हूँ। A C D, B लिख रखा है, E F G A। So we are considering branch A C D B E F G A। इसमें हम ये क्लोज्ड लूप कंसिडर कर सकते हैं। इस क्लोज्ड लूप में चलते हैं A से C तक, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा। हर एक साइड की रेजिस्टेंस 1 ओम थी, मैं इसको ऐसे करता हूँ, जनरल R लिख देता हूँ। फिर C से D तक करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा। करंट की वैल्यू यहाँ पर है I, रेजिस्टेंस है R। D से B तक फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा। हर एक केस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो तीनों ही टर्म्स में यहाँ पर माइनस आएगा। इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बैटरी के नेगेटिव से एंटर किए, पॉजिटिव से बाहर आए, पॉजिटिव से बाहर आए तो प्लस V हो जाएगा। तो V की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5IR। ओके, अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। बैटरी ने कितना करंट दिया था? 6I। बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? V। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जो उतना ही करंट पास करवाएगी सेम बैटरी में से जितना इन सभी रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन ने करवाया है। यानी कि we can equate equation number 1 and 2. Using equation number 1 and 2 you will get value of R equivalent. This comes out 5/6R। यहाँ पर R की वैल्यू 1 ओम थी तो ये 5/6 ओम हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा सीरियसली कर रहे हैं उनको ये रिजल्ट को एज ए शॉर्टकट भी याद रख लेना चाहिए। इज इट ओके? अब अगर हमें यहाँ से करंट फाइंड आउट करना हो कि बैटरी में से कितना करंट आ रहा है तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? आप मान सकते हो क्वेश्चन में गिवन है कि जो बैटरी लगाई गई है इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है करंट इन द सर्किट। करंट का फॉर्मूला होगा V/R इक्विवेलेंट। V हमें 10 वोल्ट दिया है, R इक्विवेलेंट मेरे पास होगी 5/6, तो ये मेरे पास करंट की वैल्यू हो जाएगी 12 एम्पियर। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से अटेम्प्ट करेंगे। दूसरे मेथड में स्टार्टिंग वही रहेगी, आपको ये समझ में आना चाहिए। ए पॉइंट से जो करंट चलेगा वो तीनों ब्रांचेस में इक्वल अमाउंट में ही डिवाइड होगा। मैं मान के चलूँगा करंट 6I आया, ये 3 हिस्सों में बंट गया, 2I एंड 2I। अब आप एक काम करिए, मैं जिन पॉइंट्स को लेबल कर रहा हूँ उनको ध्यान से देखिए। H I तो लिखेंगे नहीं, I मिक्स होगा, IJKL। अब देखते हैं AJ के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2I इंटू R। AC के पास कितना होगा? 2I इंटू R। AH के पास कितना होगा? ठीक है,
वी ए माइनस वी एच लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी जे लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी सी लिख सकता हूँ। सबके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब ए तो सभी में कॉमन है ही है, अगर ये राइट साइड सेम है, ये भी सेम है, तो ये तीनों वोल्टेजेस को सेम होना ही पड़ेगा। वी एच, वी जे एंड वी सी शुड बी सेम। कहने का भाव क्या है कि जे एच एंड सी, जे एच एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल, इन सभी का पोटेंशियल सेम होना ही चाहिए। अब सिमिलरली अब हम इस एंड से देख लेते हैं, एल बी, डी बी एंड के बी, यानी कि वी एल माइनस वी बी, वी डी माइनस वी बी एंड देन वी के माइनस वी बी। ध्यान से देखो, ठीक है। इन सभी के लिए भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 2IR आ रही है, ठीक है। ये वी बी सेम हो गया, 2IR सेम हो गया, इसका मतलब वी एल इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू वी के, यानी कि मैं कह सकता हूँ एल डी एंड के का पोटेंशियल भी सेम होगा। एल डी एंड के आर एट सेम पोटेंशियल, एल डी एंड के का पोटेंशियल सेम होगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो करंट सेम है तीनों ब्रांचेस में, तीनों ब्रांचेस की रेजिस्टेंस भी सेम है, इसलिए तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। इसका मतलब जे एच एंड सी सेम पोटेंशियल पे होगा, सिमिलरली एल डी एंड के भी सेम पोटेंशियल पे होगा। अगर ये क्लियर है तब क्वेश्चन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। मैं इतने हिस्से को हटा रहा हूँ, आपको अभी जो मूल मंत्र दिमाग में रखना है कि जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है उनको हम इकट्ठा करके जोड़ के लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स जो अभी डिस्कशन है वे मैं पहले भी आपको कैपेसिटर्स में बहुत बार बता चुका हूँ। उन पॉइंट्स को बिल्कुल कॉर्नर पे रख लो जिनके अक्रॉस हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। मैंने ए और बी को बाहर रख लिया है, बाकी सारी सर्किट डायग्राम इन दो पॉइंट्स के बीच में बनाऊंगा। ए से सी तक एक रेजिस्टेंस है, ए से सी तक एक रेजिस्टेंस है, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। बट मुझे पता है सी जे एंड एच आर एट सेम पोटेंशियल, और सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को जोड़ा जा सकता है, यानी कि मैंने सी जे एंड एच को एक साथ ही जोड़ दिया है। तो मैंने ये रेजिस्टेंस लगा ली है ए से जे तक, ये ए से जे तक एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। उसके बाद ए से सी तक एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ए से सी तक एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं। जे एंड सी एंड एच पॉइंट सेम ही है, जो रेजिस्टेंस मैं लगाए जा रहा हूं उसको मैं टिक कर रहा हूं ताकि मुझे क्लियर है कौन सी रेजिस्टेंस मैंने न्यू सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर ली है, कौन सी नहीं। ए से एच तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसको टिक कर दिया। ए से लेकर एच तक एक रेजिस्टेंस लगा दी। अब चलते हैं बी से एल तक एक रेजिस्टेंस है, बी से एल तक ये पॉइंट एल हो गया, और मुझे पता है एल डी एंड के आर एट सेम पोटेंशियल। बी से एल तक एक रेजिस्टेंस, एक बी से के तक, एक बी से डी तक, एक बी से डी तक, एक बी से के तक, ये तीनों रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। 6 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, 6 टिक हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 रेजिस्टेंसेस बची हैं। अब देखते हैं एल से एच तक, एल ये रहा, एच ये रहा, एल से एच तक एक रेजिस्टेंस लगा दी है। एल से जे तक, एल से जे तक एक और रेजिस्टेंस लगा दीजिए, एल से जे तक टिक मार दीजिए। एच से डी तक एक रेजिस्टेंस है, टिक लगा दीजिए, ये रहा एच, ये रहा डी। एच से जी तक एक रेजिस्टेंस, उसके बाद ये बची डी से सी तक एक रेजिस्टेंस, टिक मार दीजिए। डी से सी तक एक रेजिस्टेंस, टिक मार दीजिए। उसके बाद सी से के तक एक रेजिस्टेंस, सी से के तक एक रेजिस्टेंस, टिक मार दीजिए। ओ ये रहा, सॉरी ये मैंने टिक मार दिया। जे से के तक एक रेजिस्टेंस, ये से के तक एक रेजिस्टेंस हो गई है। तो 12 की 12 रेजिस्टेंसेस को मैंने नई सर्किट डायग्राम में बना दिया है। नई सर्किट डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है जिनका पोटेंशियल सेम है। इज इट ओके? अब ये हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन बन गया है। ये तीनों आपको पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में,
और ये 6 की 6 आपको पैरेलल में दिखाई दे रही हैं। अगर मैं हर एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस को सेम R मान लूँ तो ये R/3 हो जाएगा, ये R/6 हो जाएगा, ये R/3 हो जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 + 1 + 2 × R, यानी कि मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 5R/6। सेम वही रिजल्ट जो पिछली बार आया था। ठीक है, हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको देखने में ये लग सकता है कि जो पिछले वाला मेथड है वो आसान था, उसमें रिजल्ट जल्दी आ गया था, बट पर्सनली अगर तो आपको सिर्फ बोर्ड करना है, बोर्ड में इसके गिने चुने 2-3 टाइप्स ही होती हैं, वो आप याद भी कर लोगे, थोड़ा समझ लोगे तो काम चल जाएगा। बट अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इस मेथड को आना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हर उस जगह पे आपका साथ निभाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक क्यूब दे रखा है। इस बार हमें फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हर एक साइड की रेजिस्टेंस सेम है, मान लीजिए हर एक साइड की रेजिस्टेंस R है, बट इस बार क्वेश्चन में चेंज क्या है कि हमें इन 2 पॉइंट्स के अबाउट, ठीक है, एक साइड के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पर हर एक के लिए रेजिस्टेंस R लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको डायग्राम क्लियर होगी। यू कैन ड्रॉ डायग्राम एंड स्टार्ट थिंकिंग कि इस केस में आप लोग सिमेट्री को कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लाइन के ऊपर ही रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया है, ऑल्दो इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट ईच ब्रांच इज ऑफ रेजिस्टेंस R। ओके, अब हमारे लिए जो फर्स्ट पार्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें देखना है कि करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं A से B तक यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को देखूँ, इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। A से B तक डायरेक्ट एक शॉर्टेस्ट पाथ है ना। तो इस केस में अगर करंट I जा रहा है तो जाने दो, ये बिल्कुल अलग रहेगा। अगर मैं यहाँ से घूम के ऐसे आता हूँ तो कितनी रेजिस्टेंसेस कम से कम आएंगी? 1 2 3। कहाँ से शुरू करना है? A से, और वापस आना है B पे। अगर यहाँ से चलता हूँ ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास कितनी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं? 1 2 3। तो शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंसेस वाला केस ये वाला है। इनमें भी कितनी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं? 3 कम से कम, और इस केस में भी कम से कम 3 रेजिस्टेंसेस आ रही हैं अगर मैं A से B एंड तक जाता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को, मैं पॉइंट्स एक बार लेबल कर लूँ, A B, इसको लिख लेते हैं C D E F एंड ये रह गया G। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ C, देखो ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, A ये वाला रास्ता और इधर से ये वाला रास्ता, इन दोनों में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस की गिनती सेम है, इसलिए मैं कह सकता हूँ C एंड F इज गोइंग टू बी एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, दोनों केस में रास्ता सेम है। सिमिलरली इधर से मैं कह सकता हूँ G एंड C इज गोइंग टू बी एट सेम पोटेंशियल। आई रिपीट, जब रास्ता सेम हो तो करंट सेम जाएगा। अगर इधर करंट I1 जा रहा है, इधर करंट I1 जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब करंट वापस आएगा, इधर करंट I1 वापस आएगा, इधर से करंट I1 वापस आएगा। ठीक है, वो बात अलग है। यहाँ पे करंट जाके आगे फिर से 2 हिस्सों में बंट जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यू कैन फाइंड हियर कि पॉइंट, अगर करंट सेम है तो A और C एंड A एंड F के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि C एंड F विल बी एट सेम पोटेंशियल एंड सिमिलरली G एंड C विल बी एट सेम पोटेंशियल। जैसे ही आप ये लिखोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो कंक्लूड करना है, C एंड F आर एट सेम पोटेंशियल। सिमिलरली आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो, G एंड C आर एट सेम पोटेंशियल।
करंट की डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर है, क्योंकि ए से बी तक कम से कम रेजिस्टेंसेस की गिनती 3 थी दोनों केस में और सभी रेजिस्टेंसेस सेम थी, तो नेचुरली है कि करंट इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा, दोनों में I1 जाएगा। अगर I1 जाएगा तो C एंड F का पोटेंशियल इस साइड से, इधर G एंड C का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, ये है करने का एक तरीका। दूसरा तरीका जो मेरे पास है इसी क्वेश्चन को करने का, मैं एक प्लेन बिठा सकता हूँ इस पूरी क्यूब के अंदर। इस पूरे क्यूब के अंदर अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक प्लेन बनाऊँ, इस प्लेन की एक लाइन पक्का से नेसेसरी कंडीशन है कि कहाँ पे होनी चाहिए, ए बी के ऊपर होनी चाहिए। इस डॉटेड लाइन से ये प्लेन देखो, ठीक है, थोड़ा आराम से डायग्राम ड्रॉ करके देखना, आपको दिखाई देगा कि ये पूरा सर्किट इस प्लेन के ऊपर और नीचे बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर ये ऊपर और नीचे बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये मैं प्लेन को थोड़ा शेड कर रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी फीलिंग आए। ऊपर और नीचे ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि C एंड F का पोटेंशियल सेम होगा, इधर से G एंड C का पोटेंशियल सेम होगा। यही मैंने पहले भी लिखा था। तो यू हैव टू टेक केयर किन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। इसी को समझने में ज़्यादा टाइम लगाना है, उसके बाद तो क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। हम लोग हमेशा की तरह A एंड B पॉइंट्स को एक्सट्रीम एंड्स पे रख लेंगे। अब हम रेजिस्टेंस A से B तक एक लगाएंगे, एक सीधी रेजिस्टेंस लग गई A से B तक, उसको मैं टिक कर सकता हूँ। फिर A से C तक एक रेजिस्टेंस, A से C तक एक रेजिस्टेंस, बट C एंड F पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो C एंड F पॉइंट का पोटेंशियल सेम, जो रेजिस्टेंस लगाते जा रहे हैं टिक करते जा रहे हैं। A से F तक एक रेजिस्टेंस, उसको भी लगा दिया और उसको भी टिक कर दिया। अब B से चलते हैं, B से G एंड B से C तक दो रेजिस्टेंसेस, दोनों B से G तक एंड B से C तक, बट हमें पता है G एंड C का पोटेंशियल सेम है, टिक कर दिया। C से G तक एक रेजिस्टेंस, C से कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? Oh, there is some mistake in symbols. ओह, गड़बड़ होगी बेटा। ये मेरे पास सिंबल C था, यहाँ पर ये C डैश रख लेते हैं, है ना। तो G एंड C डैश आर एट सेम पोटेंशियल, तो मैं इसको यहाँ पर G, C डैश कर लेता हूँ। अब ठीक है, नाउ इट इज ओके। तो ये C से G तक एक रेजिस्टेंस, C से G तक एक रेजिस्टेंस, टिक कर दी। C से E तक, C से E तक, अब E कहीं नहीं लिखा हुआ, अब कहीं पे भी एक पॉइंट निकाल लो बाहर यहाँ से। C से E तक एक रेजिस्टेंस, C से E तक एक रेजिस्टेंस, E से D तक एक रेजिस्टेंस, E से D तक एक रेजिस्टेंस, टिक कर दो। C से E तक, E से D तक, D से C डैश तक, D से C डैश तक एक रेजिस्टेंस आ गई, D से C डैश तक एक रेजिस्टेंस आ गई। अब E से F तक एक रेजिस्टेंस, E से F, ये रहा E, ये रहा F, E से F तक एक रेजिस्टेंस, टिक कर दो। F से C डैश तक एक रेजिस्टेंस, ये रहा F, ये रहा C डैश, F से C डैश तक एक रेजिस्टेंस, इसको भी टिक कर दो। उसके बाद बची D से G तक, D से G तक एक रेजिस्टेंस, D से G तक एक रेजिस्टेंस, टिक कर दो। मेरे ख्याल से 12 की 12 रेजिस्टेंस टिक हो चुकी हैं। यहाँ पर काउंट करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। तो ये हमारा नया मॉडिफाइड सर्किट बन गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों पैरेलल में है तो R/2, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, तो ये हो गया R/2, फिर ये हो गया R, इधर से हो गया हमारे पास R/2, ये दोनों भी पैरेलल में है तो यहाँ पे भी हो जाएगा R/2, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये हो जाएगा R/2, इधर से बाहर से एक रेजिस्टेंस R लगी हुई है, लाइक हियर, दिस इज पॉइंट A एंड B, ये तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R, ठीक है। 2R एंड R/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 2R एंड R/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व किए जा सकते हैं। ये 2R/5 बन जाएगा,
यानी कि मैं सर्किट डायग्राम को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ R/2, 2R/5, R/2 एंड कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये हो गए हैं आपस में तीनों सीरीज में, ये बन जाएगा 7R/5 कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस R। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 7R/12। दिस कम्स आउट 7R/12। दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, ये मेथड हो गया जिसमें हमने पोटेंशियल्स को सेम लिखा। पोटेंशियल्स को सेम लिखने के बाद हम लोगों ने एक नया पॉइंट सीखा कि अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री इंट्रोड्यूस कर सकें तब भी उस केस में हम लोग ये देख सकते हैं कौन से पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको वापस वही करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से भी ट्राई करते हैं। उससे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें उस मेथड में क्या सीखने को मिला था कि किन डायरेक्शंस में करंट की वैल्यू सेम जाएगी, और अब हम ये देखेंगे कैसे। ये क्वेश्चन अब कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एज कंपेयर टू जो मेथड मैंने अभी अभी आपको करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस शो नहीं करूँगा। इट इज़ अंडरस्टूड दैट कि हर एक साइड की रेजिस्टेंस सेम है। इधर करंट I जाएगा, इधर करंट I1 गया, इधर I1 गया। ठीक है, ये ब्रांच पॉइंट ए रख लो, ABCD EF G एंड H। तो समझो मुझे A एंड H के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढनी है। मैं अगर बैटरी लगाऊंगा तो A और H के बीच में लगाऊंगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक मैंने नहीं समझाई है, पिछला ही केस चल रहा है। यहाँ पर करंट I1 आया, यहाँ पर करंट आगे आके दो हिस्सों में बंटेगा। एक तरफ चलो मान लो I2 चला गया तो इधर जाएगा I1 माइनस I2। क्लियर, यहाँ पर B पॉइंट पे भी आके करंट दो हिस्सों में बंटेगा। एक तरफ जाएगा I2, दूसरी तरफ जाएगा I1 माइनस I2। तो यहाँ पर जाएगा करंट I2 और इधर जाएगा I1 माइनस I2। अब हमें कैसे पता चलेगा? ये तो गारंटी नहीं है कि करंट की वैल्यू सेम होगी। तो समझो B पॉइंट पे करंट के जाने के लिए दो रास्ते थे, दो स्टेप्स थे, BG टू GH। यहाँ पर D पॉइंट पे भी दो हैं। ठीक है, तो सेम है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस तरफ D से C 1 2 3 4 स्टेप्स में हम पहुँचेंगे H पॉइंट तक। यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ से चलना है 1 2 3 4 स्टेप्स में ही पहुँचेंगे। तो हमें काउंट कर लेना है, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस साइड्स में करंट की वैल्यू सेम आएगी। डन। मैं रिपीट करता हूँ, शायद पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों साइड्स में करंट I2 क्यों रखा। यहाँ पर करंट अगर I2 आया तो यहाँ से करंट को चलते हुए सीधा एक स्टेप में, एक ये खुद का और एक ये और स्टेप में यहाँ पहुँच जाना है। सेम इस साइड में भी D पॉइंट से ऐसे ही एक ये खुद वाली ब्रांच, एक अगले ब्रांच, यहाँ पे करंट सीधा H तक पहुँच जाना है। गिनती कर लो, अगर 2 2 आ रही है, सेम आ रही है तो करंट भी सेम होगा। अब ये दोनों करंट्स यहाँ पे आके कंबाइन हो गए हैं। C जंक्शन पे हम KCL अप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स I1 माइनस I2। ओके, अब यहाँ से करंट F पॉइंट पे पहुँचा, यहाँ पे करंट आके फिर से दो हिस्सों में टूट जाएगा, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। फिर यहाँ पर देखो ये करंट्स फिर से कंबाइन कर जाएंगे। कंबाइन करेंगे तो इधर आएगा I1, इधर भी आएगा I1, तो करंट ऐसे आएगा। अब आपके लिए ये पॉइंट्स कुछ कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। आपको ये समझ नहीं आएगा कि 2I1 माइनस I2 था, दो हिस्सों में इक्वली क्यों डिवाइड हुआ। इसको देखने का एक और नज़रिया हो सकता है। आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँगा कि आपके पास ये था क्यूब। इस क्यूब में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था करंट I1 इधर है, I1 इधर है, इधर I है। कंसेप्ट ये है कि इधर से करंट भी I ही वापिस आएगा, इधर से भी करंट I1 ही वापिस आएगा, इधर से भी I1 ही वापिस आएगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर ये करंट सेम होंगे। तो आप अगर इन करंट्स को पहले लिख लोगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। देखो इधर से I2 आ रहा है, इधर I1 जा रहा है। नेचुरली है कि नीचे कितना आएगा, I1 माइनस I2। सेम आप कैलकुलेशन
ई पॉइंट पे भी कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि पीछे से करंट आएगा I1 माइनस I2। ऑफ कोर्स इट इज़ बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ओके, अब हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर कितने अननोन्स देख रहे हैं? वी आर गेटिंग 3 अननोन्स I1 एंड I2। 3 अननोन है तो हमें कम से कम 3 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। उसमें तीसरी इक्वेशन कौन सी होगी? 2 तो हम यहाँ से लूप लेंगे, तीसरी इक्वेशन वो लेनी है जिसमें पक्का से बैटरी आए ही आए। ठीक है, पक्का से बैटरी आए ही आए। मैं इस बैटरी का पोटेंशियल V मान लेता हूँ। एक लूप तो चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले यही ले लेते हैं। कौन सी? H डैश A डैश, यही लूप ले लेते हैं। ठीक है, इस वायर की रेजिस्टेंस R ओम होगी। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, H डैश A डैश, A लूप देख रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा। बैटरी के पॉजिटिव से बाहर आए हैं तो प्लस V आएगा, इज इक्वल टू 0। डन, यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू R। बट V क्या है? पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? I प्लस 2I1 इंटू R इक्वलेंट इज इक्वल टू I इंटू R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या ये स्टेप क्लियर है? देखो, इस बैटरी से करंट कितना बाहर निकला। ये करंट यहाँ पे A जंक्शन पे 3 हिस्सों में जा रहा है, I1 I2। बैटरी से कितना करंट निकला? I प्लस 2I1। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखूंगा तो दिस करंट मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। दिस विल रिप्रेजेंट बैटरी, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी अप्लाइड। डन। तो अब मुझे फर्दर कैलकुलेशन के लिए सिर्फ एक और इक्वेशन लिखनी है। हमारे पास अननोन बेसिकली कितने हैं? I1 एंड I2। वी हैव 3 अननोन्स, है ना। और ग्रेस क्या होती है? जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हैं तो हमें एग्जैक्टली I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती। हमें I1 I2 की वैल्यू को एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ I रिपीट, हमें I1 I2 की वैल्यू को एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ I। क्यों? इधर भी I है, इधर भी I है, तो नेचुरली है कि अगर मैं उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर लूँगा तो ये कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा और देखते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, 3 अननोन तो ये हैं I1 I2। चौथा अननोन मेरे पास है R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चौथा अननोन है R इक्विवेलेंट। कुल मिला के इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे 4 इक्वेशंस चाहिए होंगी। बट क्योंकि यहाँ पर ये आपस में रिलेट होते हैं तो हमें 3 इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं ये ब्रांच इधर से ये लूप लेता हूँ, इसमें ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, कौन सी? B से C तक करंट की डायरेक्शन में जा रही हैं, माइनस R इंटू I1 माइनस I2। C से D तक करंट से उल्टा जा रहे हैं, प्लस R इंटू I1 माइनस I2। D से C तक करंट से उल्टा जा रहे हैं तो प्लस R इंटू I1। A से B तक करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I इंटू R1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये R भी कॉमन आके कट जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये बचेगा। और ये क्या बच गया? 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस लूप को लेने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग डेफिनेटली इनकाउंटर करोगे। जब हम लोग सिमेट्री को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तब इस तरह की प्रॉब्लम कह सकते हो आपको आएगी। ठीक है, सिमिलरली वी कैन ट्राई फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब। सबसे आगे वाले फेस को ट्राई करते हैं, ये आगे वाले फेस को। ये आगे वाला फेस कौन सा हो गया हमारे पास? ADEHA। इस लूप में देखते हैं, A से D तक जाते हुए करंट की डायरेक्शन में माइनस, करंट की डायरेक्शन में माइनस, करंट की डायरेक्शन में माइनस, करंट से अपोजिट प्लस। ठीक है, आज मैंने कॉमन निकाल के पहले ही सीधा हटा दिया है। अब मेरे पास आ गया 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। बट स्टिल मुझे अभी एक और इक्वेशन चाहिए
क्योंकि टोटल कुल मिला के 3 करंट्स और चौथी है अननोन रेजिस्टेंस R, तो 4 अननोन्स हैं, तो मुझे कम से कम 3 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। इसको दोबारा से देखो, इस एक्सप्रेशन में मुझे I1 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ I, बट ये जो इक्वेशन है इसमें I2 भी घुस गया है, तो ये I2 मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर दैट आई नीड टू राइट वन मोर इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ, टॉप मोस्ट सरफेस पे ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा CFEDC, CFEDC, C से F तक जाते हुए करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस, फिर से करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस, करंट से अपोजिट है तो प्लस, करंट की डायरेक्शन में है तो फिर से माइनस। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं ये कितना होगा, 2 3 4 -4I1, 2 3, ये 2 3 4 5 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0, यानी कि I2 की वैल्यू अपने पास हो गई 4I1/5। ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ताकि I2 को एलिमिनेट कर सकें। ये हो गया 4I1/5, ये यहाँ पुट कर दिया, 10 + 4 14I1/5 इज इक्वल टू I1 को हमने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ I। दिस इज व्हाट आई नीड। मैं बार बार कह रहा था कि I1 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, हमें I1 को लिख लेना है इन टर्म्स ऑफ I। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, I + 2 टाइम्स I1, ये हो गया 5I/14 मल्टीप्लाई बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ से R इक्वलेंट आप लोग सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा हमारे पास 14/24R, यानी कि 7/12R, विच इज सेम रिजल्ट जो हमने पिछले मेथड से किया था। बट यू कैन सी द डिफरेंस, ये मेथड कितना लंबा हो गया है। पिछली बार जब हमने सेम पोटेंशियल रख के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया था तो कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई थी। ओके, मुझे पता है हर साल ये चैलेंज आता है, बच्चों को ये पूरी तरह से पहली बार में क्लियर नहीं होता, इसलिए इस बार मैं आखिरी बार रिपीट करूँगा। हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने करंट डिस्ट्रीब्यूट किया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हमें काफ़ी बार सिमेट्री को यूज़ करना पड़ा। इन दो ब्रांचेस में करंट सेम आएगा, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कम से कम रेजिस्टेंसेस की गिनती सेम थी, करंट सेम आया था I1, फिर करंट डी एंड बी पॉइंट पे डिवाइड हुआ। यहाँ पर गारंटी नहीं है कि इक्वल डिवाइड होगा, तो हमने अलग अलग अमाउंट में डिवाइड कर दिया, बट हमने ये डिसाइड किया, ध्यान रखा कि किस तरफ I2 सेम जाएगा, किस तरफ अलग अलग जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने फिर लूप्स लेनी शुरू की। हमने सबसे पहले वो लूप ली जिसमें बैटरी लगी हुई है। बैटरी की लूप हमने जो आउटर मोस्ट लूप ली थी, इसके लिए हमने इक्वेशन लिखी। इक्वेशन लिखने के बाद हमने यहाँ पर V की वैल्यू R इक्विवेलेंट की टर्म्स में लिखी। जब R इक्विवेलेंट लिखा तो हमें टोटल करंट लिखना है, टोटल करंट विथड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है, यानी कि I + 2I1। उसके बाद हमने देखा हमारे पास कुल मिला के कितने अननोन्स आ गए हैं, 3 करंट के अननोन्स हैं I1 एंड I2। चौथा अननोन रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ये हमें फाइंड आउट करनी है। कुल मिला के हमारे पास 4 अननोन्स है, बट इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, उस तरह टोटल अननोन से एक कम इक्वेशन से हमारा काम चल जाता होता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कुल मिलाकर 3 इक्वेशन लिखेंगे। एक हम लिख चुके हैं, दूसरी हमने शुरू की, इस साइड से हमने शुरू की, हमें पता लगा कोई फायदा ही नहीं है, नेट वैल्यू लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ही 0 0 हो जाएंगे। 0 0 होने का कारण क्या था कि हम लोग सिमेट्री को पहले से ही एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। फिर हमने फ्रंट फेस वाली लूप ली और ऊपर वाली लूप ली। इन दो लूप से 2 इक्वेशंस बन गई। इन 2 इक्वेशन से I1 I2 I आया। हम लोगों ने I2 को एलिमिनेट किया, और I2 को क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि इस इक्वेशन में I1 बचा हुआ है। I2 को एलिमिनेट करके I1 की वैल्यू को लिखा इन टर्म्स ऑफ I1 की वैल्यू को लिखा इन टर्म्स ऑफ I। जैसे ये लिखेंगे यहाँ पे I कॉमन आके कट जाएगा, क्योंकि इसने हमेशा कॉमन आके कटना होता है, इसलिए हमें चौथी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमने इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 7/12R, सेम आंसर जो हमारे पिछले रिजल्ट में भी आया था। डन।